हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने जो दो केस थे उसको कहा था कि आप डिस्कस करना, उसको देखना, उसके लिए वैल्यू फाइंड करना। तो अब हम उस केस के लिए यहाँ पर रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड और रीजन थर्ड की वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट एज्यूम करेंगे और दोनों सीट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो हम देखेंगे। तो इस पॉइंट पे अगर बात करें तो ये जो सीट है वो कैसी है, पॉजिटिव चार्ज सीट है। तो हम जानते हैं कि जब भी ये बात करें हम पॉजिटिव चार्ज सीट की, तो इसके दोनों तरफ तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो आउटसाइड है, इससे बाहर निकलती हुई। तो यहाँ से बाहर निकलती हुई आ गई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम इसका इफेक्ट भी देख लेते हैं। इसका इफेक्ट क्या आएगा, हम जानते हैं कि जब नेगेटिव चार्ज बॉडी है और नेगेटिव चार्ज शीट है तो उसमें होती है इनवर्ड, उसके तरफ आती हुई, उसके अंदर आती हुई। तो इस पॉइंट के लिए क्या होगा, यह सी की डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, अलग अलग हो गई। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का इम्पोर्टेंट रोल है। तो अपोजिट है तो टोटल क्या होगा, E इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 ग्रेटर देन है E2, तो हम क्या करेंगे, E1 माइनस E2 करेंगे। तो रीजन फर्स्ट के लिए क्या आएगा, E1 माइनस E2, और E1 इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट करना और वैल्यू फाइंड कर लेना। रीजन थर्ड के लिए भी सेम वही पॉइंट लेंगे, डायरेक्शन अपोजिट आएगी और E इक्वल टू E1 माइनस E2 होगा। लेकिन रीजन सेकंड के लिए हम यहाँ देखें कि यहाँ पॉइंट एज्यूम करें हम, तो इस सीट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन इस तरफ और इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन इस तरफ, मतलब एक पॉइंट पे डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इनका क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो E इक्वल टू E1 प्लस E2। तो इस तरह से हम तीन रीजन में जो पॉइंट हैं उनको एज्यूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करें केस थर्ड की, तो केस थर्ड में फ़र्क इतना है कि जहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 है वहाँ पे हमने सिग्मा और माइनस सिग्मा लिया है। जहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 था, अब हमने प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा लिया है। तो जहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 है वहाँ पे हम सिग्मा और सिग्मा रख देंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो तीनों केस के लिए वैल्यू आ जाएगी और केस थर्ड की जो सॉल्यूशन है वो इस तरह होंगे। तो रीजन फर्स्ट के लिए 0 होगा, रीजन थर्ड के लिए भी 0 होगा, लेकिन रीजन सेकंड के लिए E इक्वल टू E1 प्लस E2। तो E इक्वल टू सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। तो ये होता है कि अगर ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में कि दो प्लेन शीट हैं, एक प्लस सिग्मा से, एक पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लस सिग्मा है, एक पे माइनस सिग्मा है। तो इसके बीच वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, MCQ में पूछ सकता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि एक सीट के लिए होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर वहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव तो नेगेटिव। अगर दो सीट की बात करें और दो सीट के बीच में पूछे, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल। तो इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम
तीन केस डिस्कस करेंगे, एक तो आउटसाइड, एक सरफेस और एक इनसाइड द स्फीयर। तो सबसे पहले हम करेंगे आउटसाइड। यहाँ पे हमने लिया है कि कोई स्फीयर है जो होलो होता है। स्फेरिकल शेल कैसी होती है? अंदर से होलो, जैसे गेंद होती है, टेनिस वाली गेंद, उसके बाहर और होता है, अंदर वो खोखली होती है। वैसा ही इसमें जो सरफेस है वो इसके बाहर होगा एक लेयर में। और हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि इस पर जो चार्ज है वो कितना है, टोटल चार्ज Q है। अब हम क्या करेंगे, इसके स्फीयर के बाहर एक पॉइंट लेंगे P, और इस P पॉइंट को अज्यूम करते हुए हम एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे जिसे हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। और इस गॉसियन सरफेस की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r। और इस स्फीयर की डिस्टेंस कितनी है, रेडियस कितनी है? r। और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है? स्मॉल r। वही हम छोटा एलिमेंट लेंगे इसका सरफेस का, और यहाँ देखेंगे हम ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। तो एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर इज 0 डिग्री। इट मीन्स cos 0 इक्वल टू 1। अकॉर्डिंग टू Gauss law, phi e इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q here is total charge bound in this spherical shell. E value of E here constant, so it is outside of the integration. यहाँ पे E की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे इस इंटीग्रेशन से, क्योंकि इंटीग्रेशन हमेशा किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी का होता है, कांस्टेंट का नहीं होता। तो कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया। E ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो ds है, ds क्या है कि उस गॉसियन सरफेस का, हमें जो गॉसियन सरफेस कैसी है, स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल सरफेस का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, और r रेडियस किसकी होगी? इसे गॉसियन सरफेस की। और रेडियस कितनी है इसकी? 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई ds की। तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब देखो, हमें यहाँ पे अगर ये तो वैल्यू सही है, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछ ले, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन ए। और कौन सा ए? एरिया जिस पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? ये इस स्फीयर पे। तो इस स्फीयर का एरिया क्या होगा? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल R। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। तो Q इक्वल टू क्या होगा फिर? Q इक्वल टू होगा सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो पुट करने पर क्या होगा? देखो, E इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर है ना, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचेगा सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे हमें देखने वाली बात यहाँ पे ये है, सिग्मा कांस्टेंट
डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। रेडियस ऑफ स्फीयर वो भी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। एप्सिलॉन नॉट आल्सो कांस्टेंट, वेरिएबल ओनली आर स्क्वायर। इट मीन्स ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बाद में, तो आउटसाइड ऑफ द स्फीयर अगर रेडियस बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू कम होती है, अगर ये इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होगा। इफ वैल्यू ऑफ r² इज इंक्रीजेज देन वैल्यू ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजेज फॉर आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। नेक्स्ट कंडीशन, एट ए पॉइंट ए ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। अब हम जो अगली कंडीशन लेंगे वो होगी, जो पहले पॉइंट बाहर था अब लेंगे उसके सरफेस पे। तो क्या होगा, देखो यहाँ पॉइंट लिया हमने ए ऑन द सरफेस, तो अब हम क्या करेंगे, ये भी गॉसियन सरफेस हो जाएगी। जो स्फीयर है वही हमारे लिए क्या होगी, गॉसियन सरफेस होगी। फ्रॉम द गॉस लॉ, यहाँ पे भी ई वेक्टर और डी एस वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा, तो कोस 0 1 होगा, तो ई डी एस हो जाएगा। सेम टू सेम वही कंडीशन है जो हमने पहले वाले केस में फाइंड की थी, लेकिन यहाँ पे अब डी एस की वैल्यू अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, उस एरिया का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो क्या होगा, 4 पाई कैपिटल r² होगा। वहाँ पे स्मॉल r² था, यहाँ पे कैपिटल r² होगा, क्योंकि ये जो स्फीयर है वो कैसे, जो अब गॉसियन सरफेस क्या है, ये स्फीयर ही है। अब देखो सेम टू सेम वही, Q = सिग्मा इंटू 4 पाई r², 4 पाई r² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। अब देखो अगर हम बात करें तो सेम कंडीशन वो की वो है, लेकिन यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है वो स्फीयर ही है। वहाँ पे हमने कोई एक हाइपोथेटिकल अज्यूम किया था, हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे इसको स्फीयर को ही, तो जो वहाँ पे 4 पाई स्मॉल r² था वो हो जाएगा 4 पाई कैपिटल r²। बाकी सेम टू सेम है, जो वैल्यू आ रही है वो कट रहा है वो काट दो, और लास्ट में जो बचता है E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचता है। और यहाँ पे देखने वाली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए न्यू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल इज मैक्सिमम। जब कोई पॉइंट सरफेस पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कहाँ पे, उस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे। अब लास्ट कंडीशन है वो है एट ए पॉइंट बी इनसाइड द सेल। अगर कोई पॉइंट बी है वो उस सेल के इनसाइड में हो तो क्या होगा, हमने यहाँ बी पॉइंट लिया है जो इनसाइड द सेल है, तो हमने इसको अज्यूम करते हुए एक स्फीयर मान लिया, रेडियस r' मान ली। फ्रॉम गॉस लॉ, फाई = E.ds = Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Since E and ds in same direction, अब यहाँ पे जीरो क्यों आ गया, यहाँ तो सेम टू सेम चल रहा है, लेकिन जीरो क्यों आ गया। जीरो इसलिए आ गया कि इस जो सरफेस हम अज्यूम कर रहे हैं, इस सरफेस में अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल चार्ज कितना है, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, कि जो चार्ज है वो यहाँ पे इस आउटसाइड द सरफेस यहाँ पे, इस सरफेस में कोई चार्ज नहीं है, तो समीशन Q = 0 अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। फाई = समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीशन Q 0, फाई 0, इट मीन्स these value are 0।
सिंस क्यू इक्वल टू जीरो इनसाइड द गॉसियन सरफेस, जो हमने गॉसियन सरफेस लिया उसके इनसाइड में कोई चार्ज है ही नहीं, तो क्यू इक्वल टू जीरो, तो ई इक्वल टू जीरो, यानी इस स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो होगी। दिस प्रॉपर्टी इक्वल टू इनसाइड ए कैविटी इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अभी शील्डिंग क्या होती है? शील्डिंग वर्ड का मतलब यहाँ पे ये लिया है कि हम क्या करते हैं कि शील्डिंग का मतलब यहाँ पे बचाव करना। तो ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी स्फीयर की, इसके अंदर इक्वल टू जीरो होता है, तो हम बाहर से आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में नहीं आते। ये जो स्फीयर है इसके अंदर जीरो है टोटल चार्ज, तो बाहर से आने वाला चार्ज इसको इफेक्ट नहीं करेगा। वो किसको इफेक्ट करेगा? इस सरफेस को इफेक्ट करेगा। तो मतलब क्या हो गया कि जो ये अंदर वाला स्पेस है वो इस बाहर वाले चार्ज से शील्ड हो गया है, मतलब बच गया है, या बोल दो कि उसको इफेक्ट नहीं करेगा। अब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या ग्राफ किसके बीच में? ई और आर के बीच में, और यहाँ पे क्या है? ओरिजिन है। देखो, जीरो से आर तक मतलब इनसाइड द सेल, ये जो वैल्यू है किसको बता रही है? इनसाइड द सेल बता रही है। तो इनसाइड द सेल वैल्यू ऑफ ई जीरो, यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं है। एंड ऑन द सरफेस द वैल्यू ऑफ ई मैक्सिमम, मैक्सिमम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड the distance between O and R outside the sphere is increases. It means value of R increases, then value of E decreases, because E proportional to 1 upon R square। R square की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो E की वैल्यू घटती है आउटसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पे हम बात करें inside the sphere equal to 0, on the surface on the sphere E value maximum, and outside the surface when the value of R increases the value of E decreases, so graph also decreases। so एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि इनसाइड सेल जो ग्राफ, जो सेल के स्पेरिकल सेल है उसके लिए वैल्यू क्या होगी या ग्राफ क्या होगा। तो आपको कुछ एग्जाम्पल दे देंगे या कुछ ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा ग्राफ सही है, विच इज़ द ग्राफ इज करेक्ट फॉर द स्पेरिकल सेल। तो आपको देखना है यहाँ पे कि वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे। इनसाइड द जीरो है, ऑन द सरफेस मैक्सिमम है, एंड आउटसाइड द सरफेस विल डिक्रीजेज ऑन द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेज। तो ऐसा ग्राफ बनेगा।